जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की औसत आयु जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं वो बढ़कर 70 साल के स्तर पर पहुंच गई है। आगे इसमें और बढ़त के आसार दिख रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा साल जीने वाले हैं तो क्या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी में रखने के लिए आपको कुछ और कदम उठाने चाहिए। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज चैन की सांस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसेट मैनेजर्स के फाउंडर सूर्या भाटिया। थैंक यू सो मच सूर्या, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो हम देख रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, लेकिन जो रिटायर हम हो रहे हैं वो 60 साल पर अमूमन भारत में यही रिटायरमेंट की जो है एज फिक्स की गई है। तो 60 साल के बाद आपको अपने बचे हुए जीवन काल के लिए किस तरह के खर्चों की गणना करनी चाहिए? क्या कोई आइडियल फॉर्मूला आप दे सकते हैं कि आप इस फॉर्मूला का ध्यान रख करके बचाइए आगे की जिंदगी के लिए? देखिए, हम हर बार यही बोलते हैं कि जो रिटायरमेंट का गोल है आपका, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गोल। सबसे महंगा गोल है आपका रिटायरमेंट का, क्योंकि आप बाकी गोल्स के लिए आप कमाते हैं और खर्च करते हैं। इस गोल के अंदर आपको अपनी कमाई की जिंदगी के अंदर सेव करना है और खर्चा करना है अगले 20 से 30 साल तक। आप 70 की बात करते हैं, पर ये तो है नहीं कि सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या निवेशक हैं वो 70 के बाद क्या करेंगे अगर वो जीवित रहेंगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो 80 साल, 85, 90 प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उम्र एक ऐसी उम्र है जब आप ये नहीं कह सकते कि चलिए मिस कर दिया, अब जाकर मैं इसको अब सेविंग करता हूं, मैं कुछ पैसे कमाता हूं। अब 80 साल में किसी से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जाकर नौकरी करे या एक बिजनेस करे, कारोबार करे, तो वो एक सोच गलत हो जाएगी। तो हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी उन 20 से 30 साल के लिए कि अगर आप 30 साल की जिंदगी आपकी है 60 साल की रिटायरमेंट के बाद, तो क्या आपके पास इतना पैसा है, इतनी सेविंग है कि आपको वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके पैसा दे पाए। कि आपको महंगाई की दर का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। बिल्कुल, महंगाई के साथ साथ आपको टैक्स भी, आप जो भी निवेश करेंगे उसमें टैक्स का भी ध्यान रखना होगा। तो इन दो फैक्टर्स को भी देखना होगा, और महंगाई तो बढ़ रही है। तो फिर सूर्या, क्या हो सकता है प्लान? अगर 25 साल का कोई व्यक्ति अभी जॉब शुरू कर रहा है तो उसके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग में कौन से वो एलिमेंट होने चाहिए और उसे कब से शुरुआत करनी चाहिए, और एक आइडियल रिटायरमेंट प्लान में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका जब कैरियर शुरू होता है, एक थोड़ी सी राशि के साथ भी करते हैं, तो आप लंबे समय के अंदर एक अच्छा मूल बना पाएंगे, जिसके अंदर आप सूद इंटरेस्ट को भी अगर ऐड कर लेंगे तो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो जितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेश करेंगे उसमें कंपाउंडिंग, जिसको आपको ब्याज पे ब्याज आप कमाते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक कम राशि से भी आप लंबे समय तक अगर आप निवेश करेंगे, सब सपोज करिए आपने बात करी एक 25 साल का एक व्यक्ति है, एक युवा है जो निवेश करता है और वो अगले 25 साल 35 साल तक सेव करता है। मान के चलें कि 60 साल तक की अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है, तो उस 35 साल के अंदर जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती रहे, आप अपनी सेविंग की दर को भी, निवेश की दर को भी उसी हिसाब से बढ़ाएं। अगर आपके 10% अगर आपकी सैलरी में राइज होता है, तो ये मानिएगा कि आपकी जो निवेश की राशि है वो भी कम से कम 10% तो बढ़नी चाहिए। इसी कारण से आप थोड़ा इन्फ्लेशन को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मूल की राशि भी बढ़ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करते हैं कि आप कहाँ निवेश करें, आज की डेट में आपके पास इतने अच्छे विकल्प हैं निवेश करने के लिए एसआईपी के माध्यम से। और एसआईपी, आपको ये जानना जरूरी है सब निवेशकों को कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी नहीं होती है। अगर आप चाहें एक सिंपल बैंक एफडी की बात करें, तो जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो भी तो एसआईपी ही है। पीपीएफ का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी हर माह आप निवेश कर सकते हैं, वो भी एक तरह से एसआईपी हो गई। तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उसके हिसाब से आप जाना चाहें तो इक्विटी में जाएं, म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी, जो कि काफी आपको आज की डेट में एड्स भी मिलते हैं, और सेबी प्रमोट भी कर रहा है उसको, एमफी प्रमोट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप जाइए, इक्विटी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं,
और अगर आप सेफ निवेशक हैं, आप बिल्कुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप चाहें तो पीपीएफ में, अपनी बैंक एफडी के अंदर अपने समय अनुसार, आपकी जो जरूरतें हैं उसके अनुसार आप निवेश करिए। तो कुछ मात्रा आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जरूर बचनी चाहिए कि ये ना हो देर हो जाए। बिल्कुल देर ना हो जाए। और 3 टेक अवेज जो इस जवाब में थे वो ये कि छोटी रकम से ही सही शुरुआत कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। और म्यूचुअल फंड अगर समझ में नहीं आता, इक्विटी बाजार आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो ये नहीं कि टाल दीजिए, बाद में सोचेंगे। आपके पास बैंक में आरडी, एफडी जैसे ऑप्शन है, पीपीएफ जैसे ऑप्शन है। इनफैक्ट हम अभी शो में आगे भी बताने वाले हैं कि जल्दी निवेश शुरू करने के क्या होते हैं फायदे। हमारी खास रिपोर्ट आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले सूर्या से मैं ये पूछना चाहूंगी अगला सवाल कि जो लोग प्राइवेट स्पेस में काम करते हैं, प्राइवेट नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं होती, तो वो पेंशन का कुशन उनके पास नहीं होता है। उनके रिटायरमेंट के लिए आपको कौन से निवेश बेहतर लगते हैं? बाजार में अब एनपीएस है, एनपीएस जैसे प्लान्स हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है एनपीएस एक अच्छे प्लान हो सकता है उनके लिए जो कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं? बिल्कुल, एक अच्छा माध्यम है जिससे आप हर माह हर एक सेविंग कर सकते हैं। और आपके पास एक ये ऑप्शन आती है कि आप चाहें तो उसको डेट में निवेश कर सकते हैं, कुछ भाग आपका इक्विटी में जा सकता है। और उसका एडवांटेज भी है कि टैक्स प्लानिंग आपको मिल जाती है। एक अतिरिक्त 50,000 रुपए की राशि आपको मिलती है एटीसी के अंदर, जो सिर्फ एनपीएस कैटेगरी के अंदर आती है। और 60% मेच्योरिटी पे एनपीएस आपका टैक्स फ्री है। और बाकी जो राशि बचती है उसके अंदर आप एक एन्युटी शुरू कर सकते हैं, जो आपको एक हर महीने की राशि प्रदान करता है आपके खर्चे के लिए। लेकिन सूर्या, क्या एनपीएस इन्फ्लेशन को बीट करने में कारगर होगा? टैक्स में तो ये हमें रिलीफ दे रहा है। आपने अभी शुरुआत में हमें कहा कि इन्फ्लेशन और टैक्स, इन दोनों चीजों को भी हमें देखना अपने रिटर्न पर। टैक्स बीटिंग है क्या एनपीएस? ये टैक्स माफ कीजिएगा, महंगाई को ये मात दे पाएगा जो हमें जब रिटर्न मिलेगा, जब हम 60 साल के होंगे उसके बाद? कोई भी अगर आप निवेश का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो उसके अंदर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ध्यान ना देके आपको ये देखना है कि उस इंस्ट्रूमेंट में क्या ये कैपेबिलिटी है इन्फ्लेशन को बीट करने की। अगर हम एनपीएस की बात भी करें अगर, तो अगर आपने सिर्फ डेट एसेट क्लास के अंदर एनपीएस के अंदर निवेश किया तो वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट कभी भी नहीं कर पाएगा। आपको उसमें इक्विटी की मात्रा डालनी पड़ेगी ताकि वो इन्फ्लेशन को मैच कर पाए या उसको बीट कर पाए। और लंबे समय की अगर अवधि है आपकी निवेश की, जो कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी को जरूर पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। आप कम मात्रा में डालें, पर क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है और हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जहां की इन्फ्लेशन की दर हमेशा थोड़ी ज्यादा रहेगी बाकी देशों के तुलना, तो आपको उसका नजर रखते हुए इक्विटी की मात्रा थोड़ी पोर्टफोलियो में बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है तो उसको हम ये सलाह देंगे कि आप इक्विटी के बारे में जरूर पढ़िएगा। नॉलेज एक ऐसी चीज है, जब आपके पास आ जाती है तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर हम इक्विटी में, इसमें एनपीएस में भी आप ऐसे फंड्स लेंगे जो इक्विटी की तरफ एक्सपोजर होगा, पर हाँ आप अपने रिस्क को जरूर असेस करके ये फैसला लीजिएगा और एक्सपर्ट से बात करके ही ये फैसला लीजिएगा। एनपीएस अगर फायदे की स्कीम है तो हम कई राज्यों में देख रहे हैं इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी जो हैं नाराज हैं, लामबंद हो रहे हैं और कह रहे हैं हमें पुराने सिस्टम में वापस जाना, हमें एनपीएस से आप हटा दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है आपको लगता है सूर्या? देखिए, एक ये सोच है, पैसा तो अगर हम सैलरी के तौर पे बात करें, कॉन्सेप्ट होता है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। आपकी सैलरी की दर तो वही है, चाहे वो आप एनपीएस के जरिए लें, चाहे आप प्रोविडेंट फंड के जरिए लें। अब सारी नई एम्प्लॉयमेंट के अंदर एनपीएस को लागू कर दिया गया है। एम्प्लॉय को ये लगता है कि मुझे एक गारंटी इनकम चाहिए जो पीएफ के जरिए मिलती है। एनपीएस में आपको गारंटी वर्ड कहीं भी दिखाई नहीं देता और उसकी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, जो इंटरेस्ट रेट है पीएफ का, वो सरकार तय करती है। और जनरली ये देखा गया है उसकी जो दर है, ब्याज की जो दर है, वो एक मार्केट से थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलती है। और वो टैक्स फ्री स्टेटस भी है आपका, जो कि पूरी तरह से एनपीएस इसमें नहीं उतरता है। बिल्कुल, उसमें सिर्फ 60% की राशि 60% है और आपकी कोई रिटर्न की गारंटी भी नहीं है।
पर अगर हम एडवांटेज की बात करें एनपीएस की, उसमें इक्विटी का एक्सपोजर भी है आपके पास, जो कि लंबे समय में आपके पीएफ को बीट करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, लेकिन ये जो पर गारंटीड रिटर्न है, मुझे लगता है बिल्कुल, पीएफआरडीए इस पर भी कुछ काम कर रही है कि एनपीएस में आने वाले समय में शायद इसमें भी गारंटीड रिटर्न आपको तो मिल अगर जाए। उसमें जो गारंटी का वर्ड अगर जुड़ जाता है किसी भी तरीके से, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं वो काफी मायने में कम होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है इस पर काम भी हो रहा है। अच्छा, अर्ली रिटायरमेंट की बात आजकल खूब चलती है। कई लोग कहते हैं हम तो भाई 40 साल 45 साल में जो है रिटायर होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वित्तीय प्लानिंग जो है उनके लिए तो और अर्ली शुरू करनी होगी। क्या करना होगा उन्हें, और आपको लगता है ये अचीवेबल है 40-45 साल में रिटायरमेंट? देखिए, आज की डेट में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हर कोई ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले लूं, बट ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम मान के चलें कि आपकी 80 साल की एवरेज एज है, मैं 70 मान के नहीं चलता एवरेज रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो उस केस के अंदर अगर 40 साल की बात करें, आपके पास 40 साल हैं। 80 में से अगर आप 40 कम करते 40 बचते हैं। 40 साल हैं जहां पर आपको अपने सेविंग करनी पड़ेगी। उन 15 साल की नौकरी के अंदर मान के चलते 25 साल में नौकरी करी आपने, 40 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो 15 साल की आपकी निवेश की एक अवधि है। उस 15 साल में आपको इतना बचाना है कि खर्चे भी निकले, आपके घर की सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हों, और अगले 40 साल तक इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद पैसा बचाएं। तो ये करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए मैंने मान ली बात, आप 40 साल में रिटायर होते हैं, तो आप करेंगे क्या? आप कुछ तो राइट, करेंगे। तो राइट। आप ये कर सकते हैं कि आप उतनी उतनी स्पीड से काम मत करिएगा, पर इतना काम करिए कि आपके खर्चे निकल जाएं और आपकी जो सेविंग की दर है थोड़ी कम हो जाए, पर चलती सेविंग रहे, की दर आपकी चलती रहे। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अगर बढ़ रही है तो आप ज्यादा साल जीने वाले, तो 40 जो है एक अपहिल टास्क है, शायद अचीवेबल नहीं होगा। अर्ली रिटायरमेंट की एज भी मुझे लगता है बढ़ानी होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ, 50 के आसपास ले जानी पड़ेगी लोगों को।